तरफ इंडियन शोज़ जो टीवी शोज़ जो सीरियल्स हुआ करते थे और एक तरफ उस टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामाज हुआ करते थे जो हम लोग वो टीवी सीरियल छोड़ के ड्रामाज देखते थे ताकि इस इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही लोग दोस्त बन सकते हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत मैं दिलचस्पी रखती हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ज़रूर करूँगी और इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगी जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में की थी। Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of The Sapiens Experience. हमारे आज के पॉडकास्ट में we are having a very amazing celebrity guest joining us all the way from Mumbai. कैसी हैं रिमी आप? मैं ठीक हूँ। ये हम लोग बहुत साल पहले करने वाले थे लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आई थिंक 5 साल पहले करने वाले थे। 5 साल पहले यार कुछ इस तरह की इस टाइप की चीज़ कुछ प्लान की हुई थी हमने। आई यूज्ड टू बी एट अ न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट चैनल था, साउथ एशियन चैनल, तो उसके लिए हमने सोचा था ये कुछ प्लान करें, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा अच्छी हो गई कि वी आर हैविंग कॉन्वर्जेशन इन पर्सन। हाँ जी। और आप बिल्कुल मेरे सामने जिंदा बैठी हुई हैं और हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। हाँ, इस ठंड में भी जिंदा हूँ मैं सुन के। तो रिमी, सबसे पहले तो ये बताएं कि यूएसए कैसे आना हुआ एंड व्हाई इट टुक यू सो लॉन्ग यहाँ आने में? मैं लास्ट आई थिंक 2019 में आई थी। मेरा कोई इवेंट था डैलस में, उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उसके बाद कोरोना लग गया। तो मैं 2020 ब्रिंग इन करके वहाँ पे फिर मैं जैन में यहाँ पहुँचा, मार्च में कोरोना लग गया। तो फिर सबको पता है कि लाइफ तो ऐसे ही बर्बाद हो गया हमारा घर के अंदर बैठे बैठे। कोरोना की थोड़ी सी बात कर लेंगे। ड्यूरिंग लॉकडाउन्स हमने देखा कि इंडिया में दुनिया के जो सबसे बड़े लॉकडाउन्स थे उसमें इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसमें सबसे टफ कंडीशंस थी लॉकडाउन्स की। कैसा एक्सपीरियंस था एंड किस तरह प्रिपेयर किया हुआ था अपने आप को एंड क्या रूटीन होता था? रूटीन तो कुछ नहीं था, सिर्फ घर की साफ़ सफाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही थी तब, क्योंकि और कुछ करने के लिए नहीं था। घर बैठे मूवीज़ देखते थे और मैं बीच में 7 महीने के लिए दिल्ली चली गई थी। अच्छा। जब मैं वहाँ पे गई तब यहाँ पे लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट हो गया और वहाँ पे खुल गया था, तो मैं वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, खाना वाना खा रही थी, मस्त स्ट्रीट फूड। तो वो एक अच्छा हो गया था। लेकिन बाकी लॉकडाउन तो लॉकडाउन ही था, डिप्रेसिंग, बोरिंग। लेकिन फिर भी हम लोग हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ हम लोग थाली बजा रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो अच्छा था, ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ में जो शायद ये कोई एक्सपीरियंस करे अपने इस लाइफ टाइम के अंदर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा था, शायद किसी को भी ऐसा नहीं लगा होगा कि हम लोग एक दिन आएगा जिस दिन घर के बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मैंने नई गाड़ी भी खरीदी थी। अच्छा। तो उसकी वारंटी जो 1 साल थी वो तो नीचे बैठी चली गई पार्किंग में। बाकी जो 2 साल बची उसमें मैंने गाड़ी चलाई। अच्छा, ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने काफ़ी चीज़ें देखी। कुछ लोगों ने अपनी हिडन टैलेंट आइडेंटिफाई किए, कुछ लोगों ने अपनी जो स्किल्स थी वो इन्हांस की। अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बताओ रिमी कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने देखा कि यू वर डूइंग सम लाइव ऐप प्रोग्राम्स एज वेल एंड आपकी बड़ी ज़बरदस्त वो लाइव कॉन्वर्जेशन जब लोगों के साथ होती थी, फेलो एक्टर्स या क्रिकेटर्स के साथ, तो लोग उसको बड़ा एंजॉय करते थे। एंड लेटर ऑन इट टर्न आउट टू बी अ गुड मॉनेटरी बेनिफिट एज वेल। इट टर्न आउट टू बी अ गुड मॉनेटरी बेनिफिट एकदम। और वो आई थिंक बीगो ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि वो लोग सारे सेलिब्रिटी को साइन कर रहे थे लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, और वहाँ पे पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग थे। और बीगो में पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स भी बहुत थे, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स भी बहुत थे। तब तो किसी के पास काम नहीं था, तो सब वहीं पे आते थे। जैसे सेंडर्स भी हो गए जिनको गिफ्टिंग करना है, वो लोग भी आते थे। फिर जो ब्रॉडकास्टर्स है वो लोग भी आते थे पीके खेलने के लिए। तो वैसे ही अब्दुल रज़ाक जी के साथ तो मैंने T10 में मुलाकात हुई थी मेरी उनके साथ। लेकिन उसके बाद बीगो में भी मुलाकात हुई और रात को 5-5 बजे तक हम लोग पीके खेलते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और ड्रैगन के ऊपर ड्रैगन पढ़ते थे और घर बैठे बैठे आई थिंक 6-7 लाख का हम लोग कमा रहे थे बैठ के। अच्छा, ज़बरदस्त। तो लॉकडाउन भी, इसलिए मैं बोल रही थी लॉकडाउन भी अच्छा ही था। 6-7 लाख तो कमा रहे थे हम लोग घर बैठे बैठे। चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा मूवीज़ के ऊपर।
द ऑडियंस हैव सीन यू इन फिनोमिनल मूवीज़, एंड मूवीज़ की अगर बात की जाए तो आपने जितनी मूवीज़ की हैं इतनी शायद काफ़ी स्टार किड्स ऐसे हैं जिन्होंने इतनी मूवीज़ नहीं की हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये रीज़न बताएं, कौन से ऐसे आपके दोस्त थे बॉलीवुड के अंदर जो आपको धड़ाधड़ फिल्म्स दे रहे थे, फिल्म्स भी हिट हो रही थी एंड यू आर गेटिंग रोल्स बैक टू बैक, एंड कुछ ऐसे नाम बनाए आपने मूवीज़ के अंदर जो कि अभी भी लोग उतने ही इंथुजियाज़म के साथ देख रहे होते हैं? शेड सम लाइट ऑन इट। एक्चुअल में मैं बॉलीवुड में करियर स्टार्ट किया था, बॉलीवुड में नहीं, बॉम्बे में करियर स्टार्ट किया था एज अ मॉडल। तो वहाँ पे मुझे एक प्रदीप सरकार जी जो बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर थे, यशराज को यशराज ने उनको साइन किया था। वो कलकत्ता में आए थे और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। तो उनको एक वो एक म्यूज़िक वीडियो बना रहे थे यूफोरिया के लिए, तो मायरी के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया बॉम्बे और उन्होंने मुझे कास्ट किया उस म्यूज़िक वीडियो के लिए, यूफोरिया मायरी, और वो बहुत बड़ी हिट हो गई। तो उसके बाद मेरे सामने और भी चैनल्स खुल गए बॉम्बे में आके, शिफ्ट करके वहाँ पे काम करने के लिए। तो वहाँ पे आके फिर मैंने और ऑडिशंस देना चालू किए, फिर मुझे एड फिल्म्स मिलने लगे। एड फिल्म्स के बाद धीरे धीरे मुझे और 2-3 म्यूज़िक वीडियोज़ मिले, और उसके बाद मायरी के बाद कौन सी म्यूजिक वीडियोस में किया? मायरी के बाद मैंने एक येसुदास का किया था, वो भी प्रदीप जी के साथ ही किया था मैंने। अच्छा। और मायरी तो आई रिमेंबर इट वाज अ वेरी गुड सॉन्ग, एंड अभी भी लोग अगर है सुन रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वो सॉन्ग अभी भी है। तो उसके बाद येसुदास का मैंने किया था, वो भी उन्हीं के साथ किया था, लेकिन वो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अच्छा था, नॉट बैड। तो उसके बाद काफ़ी सारे मैं एड फिल्म्स करने लगी। करने के बाद एक मुझे हैदराबादी कोक कमर्शियल मिला आमिर खान जी के साथ, जो आशुतोष गवारकर जी ने डायरेक्ट की थी। तो उसके बाद जाके मुझे फिल्म्स मिलने लगी। वैसे साइन तो मैंने की थी बागबान पहले, स्पेशल अपीयरेंस में। स्पेशल अपीयरेंस नहीं, उस टाइम पे मैं मॉडल हुआ करती थी और मुझे 10 दिन का काम मिला था अमित जी की ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले करने के लिए, और मुझे कुछ 2 लाख रुपए मिल रहे थे उतना 10 दिन के लिए। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है मैं कर लेती हूँ, चलो 10 दिन में 2 लाख रुपए आ रहे। तो लेकिन वो मैंने करियर के बारे में सोच के नहीं किया, जस्ट एज ए काम करने के लिए किया। लेकिन उसी वक्त मुझे हंगामा के लिए अपॉर्चुनिटी, हंगामा के लिए फ़ोन आया वीनस से और प्रियन जी से। तो उसमें मैं मेन रोल में कास्ट हुई हीरोइन के। तो और ये दोनों फिल्म एक ही साथ रिलीज़ हुई, और एक ही साथ रिलीज़ हुई तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई दोनों ही 2003 में। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये मेरी फर्स्ट मूवी है हंगामा, और वो मैंने स्पेशल अपीयरेंस में साइन की थी। अच्छा। फिल्म तो वो वैसा कुछ लोग सोचने लगे, लेकिन एज सच नहीं था। वो एज अ मॉडल मैंने साइन किया था सिर्फ, मुझे पता नहीं था तब मैं फिल्म में कुछ करने वाली हूँ कि नहीं करने वाली हूँ फिल्म लाइन में। जैसे आपने मेंशन किया मूवीज़ के बारे में, इसके बाद भी आपने की धूम की बात करें या गरम मसाला की अपीयरेंसेस की बात करें, तो ये जो स्पेशल अपीयरेंस थी ये वाले आपको फिर भी ऑफर हो रहे थे, लेकिन जब आपने मेन मूवीज़ कर ली थी सो यू वर रिलक्टेंट टू डू दीज रोल्स, या आपने कहा कि अगर मूवी अच्छी होगी या स्टार कास्ट अच्छी होगी तो आई एम गुड टू गो विद गेस्ट अपीयरेंस रोल्स एज वेल? इस स्पेशल अपीयरेंस में मुझे हमेशा से टाइम वेस्ट ही लगता था स्पेशल अपीयरेंस करना। लेकिन धूम में मैंने किया था क्योंकि उस वाले धूम में ज़्यादा रोल नहीं था जय दीक्षित की वाइफ का। तो फर्स्ट पार्ट में रोल था, तो इसलिए मैंने किया वो जो प्रॉपर एक रोल था उनके ऑपोजिट में। लेकिन जो सेकंड पार्ट था उसमें इतना रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था, यशराज बैनर जो है, यशराज प्रोडक्शंस जो है, और संजय गढ़वी जी वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि कर लो, तो मैं उनको मना नहीं कर पाई क्योंकि क्या है, बहुत अच्छे लोग थे और अच्छा टीम था, मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके। और काफ़ी बड़े बैनर भी है उनके साथ। सिर्फ एक अपीयरेंसेस भी, स्पेशल अपीयरेंस भी कर लो तो भी पूरी दुनिया आपको देखती है। Absolutely. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, विजिबिलिटी, तो उसके लिए मैंने किया था। बाकी गरम मसाला में जो मैंने किया था वो प्रियन जी ने कहा था कि हम लोग एक साथ शूट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उस दौरान उनको एक और लड़की चाहिए थी अक्षय के ऑपोजिट में, एक 3-4 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा था, मैंने क्योंकि उन्होंने मुझे लॉन्च किया था तो उनको तो मैं बिल्कुल ही ना नहीं कर पाऊँगी। और वो भी बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे सिर्फ ऑडिशन भी कैसे लिया, आपको स्विमिंग करना आता है? मैंने कहा हाँ। डांस करना आता है? हाँ ठीक है। एक्टिंग करना आता है? पूछा नहीं उन्होंने। अच्छा। लेकिन कास्ट कर लिया ये 2 चीज़ पूछ के। और स्विमिंग का कोई सीन ही नहीं था, सिर्फ एक गाने में एक छोटा सा सीन था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों उन्होंने पूछा ऐसा। तो लेकिन सिर्फ यही 2 सवाल थे। अच्छा, विद दैट जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त लोग आपको इस फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फ्रेटर्निटी में मिले जिन्होंने अच्छा
काम भी ऑफ़र किया, अच्छा काम भी दिया। कोई ऐसे लोग भी मिले जो अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बॉलीवुड का जो एक डार्क साइड है जिसमें आपको काफ़ी स्टोरी नरेट की गई हो, लेकिन हो सकता है वो स्टोरी बनी नहीं हो या वो फिल्म बनी नहीं हो, या ये पूरी चीज़ ही जो है स्टार्ट से ही आपको डूबियस लग रही हो कि शायद ये होगी ही नहीं, कि बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट का नाम लेने की कोशिश की गई हो या कोई नया बिल्कुल डायरेक्टर आया हो फील्ड के अंदर। बॉलीवुड जितना ग्लैमरस ये प्रोफेशन है और जितना ये है, उतना फ्रॉड लोग भी बड़े पड़े हैं वहाँ पे। वो लोग, बहुत सारे लोग हैं उस टाइम पे जो कहते थे कि हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म बना रहे हैं, ये एक्टर हमारे पास ऑलरेडी साइंड है, फिर ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोड्यूसर है, लेकिन बाद में पता चला साइनिंग अमाउंट देने के बाद वो लोग गायब हो गए। तो ये सब तो होता है। अमाउंट दिया। हाँ, अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग ये जो करते थे वो लोग उन लोगों का सिर्फ यही था कि एक बार साइन कर लो आर्टिस्ट को, फिर जाके आप बाहर आप बोल सकते हो कि हमने इनको साइन किया है, तो फिर उनको प्रोड्यूसर मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली इतना प्रोड्यूसर फिर जिनको मिलता नहीं था उनकी साइनिंग अमाउंट डूब जाती थी। तो एक्टर्स के बहुत फ़ायदा हो गए इसको लेके। बाकी डायरेक्टर्स को भी काफ़ी सारे लोगों ने साइन किया और काफ़ी साइनिंग अमाउंट लेके सब लोग बैठ गए, वो फिल्में नहीं बनी। लेकिन हाँ, सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं लोग, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। तो अप्रोच तो करते थे और कहते थे कि ये एक्टर है, ये फिल्म है, ये डायरेक्टर को साइन करेंगे, लेकिन एक फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे फिल्म एक A to Z बना पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। Absolutely. ऐसा गैम्बलिंग है वो। आपको पता नहीं कि आप अगर बहुत अच्छे डायरेक्टर को भी साइन करोगे तो वो आपको अच्छी फिल्म बना के देंगे। अच्छे से अच्छा डायरेक्टर बुरा से बुरा फिल्म बनाते हैं, बुरे से बुरा डायरेक्टर अच्छा फिल्म बना लेते हैं कभी कभी। तो ये पूरा गैम्बलिंग है, मतलब आपको पता नहीं आप जिस प्रोडक्ट के लिए जो पे कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि नहीं। अच्छा, सिचुएशन अभी इस टाइम पे डिफरेंट है कंपेयर टू द सिचुएशन बैक इन अर्ली 2000s, क्योंकि अब जो है ये ज़्यादा एक बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल है, लेकिन अब जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। अब जो फिल्म्स हैं वो सॉन्ग के राइट सेल करके, डिजिटल राइट सेल करके, टीवी राइट सेल करके भी अपना रेवेन्यू वापस ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि सिचुएशन पिछली दफ़ा से अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिल्म्स अब इंडिया में बन रही हैं? ये तो उस टाइम पे भी था जैसे, लेकिन जिस प्रोडक्शन हाउस का A to Z सब कुछ करने का एक होता है ना कि मैं कर सकता हूँ सब कुछ, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब मैं कर सकता हूँ, तो वो लोग बहुत फ़ायदे में रहते थे हमेशा। ये तो अभी अलग अलग लोग आ गए, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई अलग अलग डिवाइड हो गए। लेकिन जैसे करण जौहर प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, ये लोग शुरू से लेके सब कुछ खुद ही करते हैं। ओके। और बाहर की फिल्म में भी ये लोग खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे बहुत सारे इसमें। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे बहुत क्लोज निट इंडस्ट्री थी और बहुत ही वेरी फ्यू एक्टर्स, वेरी फ्यू डायरेक्टर्स, तो फिल्में ज़्यादा यादगार बनती थी। आज के ज़माने में क्या हुआ है, फिल्में इतनी सारी बन रही है और इतनी फास्ट बन रही है, लेकिन अच्छे कंटेंट के ऊपर फिल्म बन रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अच्छे कंटेंट पे बन रही है वो याद रहती है। बाकी सब जैसे आजकल के गाने भी ऐसे ही है। जब अंताक्षरी खेलने के लिए बैठो तो आपको पुराने ही गाने, क से पुराना कुछ गाना याद आएगा, क से आपको नया कुछ इमरान हाशमी का गाना याद नहीं आएगा। तो वो हो गया है। फिल्म में यादगार जो चीज़ थी ना वो तभी के तभी, क्योंकि मैं उस टाइम पे फिल्म की थी, आज भी लोग मुझे याद करते। 2003 में मैंने काम किया था, आज 3 से काम किया था, आज भी लोग मुझे याद करते। आजकल 3 अच्छी फिल्में करने के बाद लोग याद नहीं रखते किसी को। अटेंशन स्पैन भी कम हो गया लोगों का, एंड लोगों की जो मेमोरी है, मैं वो देखता हूँ कि काफ़ी वो डिटोरिएट कर रही है। ये क्या हो गया है कि अब जो है आपको बताना पड़ता है कि इन्होंने ये ब्लॉकबस्टर फिल्म की थी, लेकिन वो लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है उन चीज़ों का। और आज के ज़माने में कोरोना के बाद तो थिएटर इंडस्ट्री पूरा ख़त्म ही हो गया। कोई तो आजकल जाता ही नहीं है थिएटर में, अनलेस वो बहुत बड़ी कोई फिल्म लगी हो या हॉलीवुड की कोई फिल्म लगी हो। जैसे मैं पसंद करूँगी, अगर मिशन इम्पॉसिबल लगी हो तो मैं वो जाके थिएटर में देखूँ, वो मैं नेटफ्लिक्स में नहीं देख सकती। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग वीकेंड में एक रिचुअल था कि फैमिली को लेके जाना, फिल्म देखना। वो अलग बात है कि पॉपकॉर्न का प्राइस का बहुत कंप्लेन करते थे सबके, 400 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया, लेकिन वो एक रिचुअल बन गया था। हाँ। जाते ही जाते थे। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल थिएटर तो खाली पड़ा हुआ है। तो वो एक जो मल्टीप्लेक्सेस का ज़माना था वो आई थिंक दौर ख़त्म हो गया। फिर सिंगल थिएटर्स का वो ख़त्म हो गया। तो अभी वो जो एक था उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी मज़ा आता था सिंगल थिएटर्स में। जब सलमान की मूवी लगती थी या बड़े किसी एक्टर की मूवी लगती थी तो लोग नाचते थे,
कपड़े उतार के। तो वो सब मज़ा चला गया। अच्छा रिमी, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल एक अब्सर्ड कंपैरिजन होगा कि मैं पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री को इंडियन मूवी इंडस्ट्री से कंपेयर करूं, लेकिन हाँ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब। एंड अक्सर हमने काफ़ी इंडियन एक्टर्स को अपलॉड करते हुए भी देखा है पाकिस्तानी ड्रामास को। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, एंड आपका कोई ऐसा पसंदीदा ड्रामा जो आपको याद हो या जिसको आपने फॉलो किया हो? जहाँ पे हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामास की, वहाँ पे उसका कंपैरिजन हम लोग टीवी के साथ अगर करें तो इंडियन टीवी शोज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ इंडियन शोज़ जो टीवी शोज़ जो सीरियल्स हुआ करते थे, और एक तरफ उस टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामाज हुआ करते थे, जो हम लोग वो टीवी सीरियल छोड़ के ड्रामाज देखते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस होते थे, आई थिंक सबके सब डायरेक्टर्स बहुत मैच्योर थे। मैंने आज तक कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं देखा पाकिस्तानी जो मीनिंगफुल ना हो। उनका एक सोल होता था, उनका एक मीनिंग होता था सब चीज़ में। कैरेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त होते थे, परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त होता था, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छा होता था, विजुअल सेंस भी बहुत अच्छा था उन लोगों का। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कैमरा लगा दिया शूट कर लिया। सब लोग, और देखने में तो सब लोग सुंदर है ही वहाँ पे, हीरो हीरोइन सभी लोग। तो देखने में अच्छा लगता था, एक अच्छा कुछ मतलब ठहराव सा था। और सीरियल में तो आप देखोगे तो आपको तब हेडेक होता था, क्योंकि इतना लाउड म्यूज़िक और इतना लाउड विजुअल्स। तो पाकिस्तानी ड्रामास के साथ तो टीवी का कंपेयर कर ही नहीं सकते, इंडियन टीवी शोज़ का। और पाकिस्तानी फिल्में आई थिंक उनके ड्रामाज ही इतने अच्छे होते थे कि उनको फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और सही कह रही हैं आप। हाँ, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अक्सर हमने देखा है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो अभी बहुत अच्छे ड्रामा जैसा आपने मेंशन किया प्रोड्यूस भी कर रही हैं। फिल्म्स का जो फोकस है वो अब जो है ज़्यादा रहा नहीं है। फिल्म मेकर्स भी जो है अपने शौक के लिए फिल्म बनाते हैं, क्योंकि रिकवरी नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर बिजनेस मॉडल देखा जाए इसको, तो एक वाइबल बिजनेस प्रोजेक्ट है नहीं। कोई शौकिया बनाना चाहे तो बना सकता है, चाहे वो जितनी अच्छी फिल्म बनाए, आई डोंट थिंक सो कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। थोड़ा सा अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर्स के बारे में, तो कौन से ऐसे ड्रामा एक्टर्स हैं जिनको फॉलो कर रही हैं या देखती हैं? मैं नाम तो भूल गई, लेकिन मुझे एक ड्रामा बहुत पसंद आई थी, मेरे पास तुम हो। ओके। उसमें जो दोनों ही एक्टर्स थे बहुत ज़बरदस्त थे, अदनान सिद्दीकी एंड हुमायूं सईद। हाँ, बहुत ही गुड लुकिंग थे और बहुत ही मैच्योर एक्टर्स है। और जो हीरोइन थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, आयजा खान। या शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज वेल। और वो ऐसा कोई इंडियन घर में कोई नहीं था जिन्होंने वो ड्रामा देखा नहीं था। आई थिंक सबका देखने के बाद, सबसे सुनने के बाद जाके मैंने वो देखा था। अच्छा, सो मतलब आप अगर कहीं कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई सबसे पहला कॉन्वर्सेशन वही होता था कि अरे एक ड्रामा देखा है क्या, नया आया है, मेरे पास तुम हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ। मैंने कहा ये लोग क्या देख रहे हैं जो मुझे पता नहीं है। फिर मैंने देखा तो मुझे एक 1 गो में मैंने ख़त्म कर दिया फिर। ओह वाह, दैट्स गुड। तो आपने उस ड्रामे को ख़त्म होने के बाद उसको देखा था, जब वो ड्रामा ऑलरेडी पूरा ऑन एयर हो चुका था? हाँ, जब सब लोग देख चुके थे, इतना बज़ क्रिएट हो गया था, और लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में हो कि क्या हो, तुमने इतना अच्छा चीज़ नहीं देखा। लानत भरी नज़र में मेरी तरफ देख रहे थे, तब मैंने वो देख के ख़त्म की और मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा रिमी, वन थिंग दैट आई हैव नोटिस कि जो म्यूजिशियंस हैं, इंडियन म्यूजिशियंस, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हों, करण औजला हों, या न्यू एज जितने म्यूजिशियंस हैं, इनके कॉन्सर्ट्स तो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो रहे हैं दुनिया में जहाँ पर भी ये परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो एक्टर्स हैं, इनके जो मेगा शोज़ हैं जो कि अर्ली 2000 से लेके अभी तक भी चल रहे थे, लेकिन अब इनकी या तो डिमांड कम हो रही है, या ये शो अनाउंस होते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े नाम, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द कोर रीज़न इन बड़े आर्टिस्ट के इवेंट्स कैंसिल होने का? आई थिंक सबसे पहला रीज़न है, आई थिंक ये सब शोज़ जो ऑर्गेनाइज करने की ताकत होती थी, वो मोरानीज़ में बहुत ये ताकत थी। We were talking about this the हाँ, other जितने day. भी स्टार्स है, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, सबको इकट्ठा लाने का, शोज़ करने का एक बजट में, और फिर उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस में टर्न करने का, वो उनका बहुत अच्छा कैलकुलेशंस रहता था। उनमें वो पावर भी था, कैलकुलेशंस भी था। लेकिन आज के ऑर्गेनाइज़र में वो बात नहीं है। वो टशन में आई थिंक साइन तो कर लेते, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं जाके दम तोड़ देते हैं। क्योंकि
किसी भी इतने सारे एक्टर्स को जब आप बुलाते हो उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक एक बड़े एक्टर्स के साथ एक एक बड़े एक्टर के साथ आई थिंक उनके साथ उनका बहुत बड़ा ऑन्ट्राज अब तो साथ चल रहा है एक एक एक्टर तो के साथ। 6-7 लोग तो ऐसे ही चलते, तो सबका खर्चा ये करके फिर आई थिंक वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसके और वो ऑर्गेनाइज़र की बस की बात नहीं है जो उसको ओवरकम करके एक सक्सेसफुल शो कर पाए, आई थिंक सो। क्योंकि वो मोरानीज़ का रिलेशन इतना ज़बरदस्त था। मोरानीज़ अगर बोलेंगे भाई 3 आदमी मत लो, एक आदमी को लेके चलो, या 4-6 आदमी मत लो, एक को कम कर दो, तो उनकी बातें वो सुनते भी थे, रिस्पेक्ट इतना था। लेकिन आजकल के ऑर्गेनाइजर, लेकिन आपको लगता है कि जब इस तरह का ऑन्ट्राज कोई लेके चलता है तो इट शोज़ कि जी ये स्टारडम है इनका, और अगर ये चीज़ कैरी कोई नहीं करेगा एक्टर तो उसकी स्टारडम इफेक्ट होगी। ये तो हमेशा से एक मिथ रहा है बॉलीवुड में, क्योंकि ऐसा ही है। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग अगर भरम नहीं दिखाएंगे अपना तो लोग हमको पूछेंगे नहीं। तो लेकिन अपना बिजनेस लॉस भी इसी वजह से कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी सब लोग खुद प्रोड्यूसर बन गए ना, तो अभी उनको कुछ और फर्क नहीं पड़ता। अब फिल्म भी करते हैं, वो प्रॉफिट भी कमाते हैं फिल्म से, फिर अपना रेम्यूनरेशन भी लेते हैं, तो सब चीज़ अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको। देखिए कि अगर एक्टर को लगता है कि उसकी वजह से अगर टिकट सेल हो रहे हैं या वो एक हाउसफुल कर सकता है तो उसका मेजर हिस्सा अब एक्टर ले जा रहा है कंपैरेटिवली। फिल्म चाहे फिल्म में हो या शोज़ में हो, आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसमें जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजर्स है, वो लोग कहीं ना कहीं दम तोड़ दे रहे। क्योंकि स्टोरीज़ की अगर बात करें तो वी वर टॉकिंग डे बिफोर यस्टरडे, जहाँ पे आपने बताया था कि आई वाज गेटिंग सम मेन स्ट्रीम फिल्म्स, मेन स्ट्रीम स्क्रिप्ट्स आपको मिल रही थी, जो आप फिल्म्स आप कर रही थी वैसे ही कर रही थी, जिसकी वजह से यू थॉट कि ये बड़ा मोनोटोनस सा होता चला जा रहा है, तो आपने डिसाइड किया कि इसको चेंज करना चाहिए, या यू बैक्ड ऑफ, क्या रीज़न था ऐसा? मुझे फिल्में जो मिल रही थी वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही थी, लेकिन उस सब फिल्मों में मेरा रोल एक ही था कि मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और लड़के मेरे पीछे है, बस उसी को लेके जोक मारते हैं और उसी को लेके फिल्में बन रही थी मेरे इर्द गिर्द, लेकिन मेरा कुछ करने का नहीं था सच। जस्ट आई जस्ट हैड टू लुक ब्यूटीफुल, स्किल्स को जरा दिखा सकें। हाँ, अभी एक्टिंग करने आई हूँ और आपको एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर मैं खुश हूँ पैसे कमा के, जो भी मिल रहा है स्टार्स के साथ दिख के, तो मैं खुश हूँ। लेकिन मैं नहीं थी, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ और भी होता है ना, किसी को ग्रो भी करना होता है एज एन एक्टर, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। मे बी मेरे में भी कुछ कमी थी या पता नहीं क्या, लोग मुझे पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे थे ठीक तरह से। और मेरी शुरुआत कॉमेडी फिल्म से हुई थी, इसलिए मैं उसके बाद ये गलती करने के बाद मैंने ये समझा कि लाइफ में जो आपकी शुरुआत की फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए ना, वो बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आप जस्ट करना है और मिल रहा है और कर रहे हो ना, एक स्ट्रैटेजी नहीं है आपका, तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको उसी में ही रिपीट करते रहेंगे लोग। तो मेरी कॉमेडी फिल्म शुरू हुई थी, तो मुझे कॉमेडी फिल्म ही मिल रही थी, उनको ऐसा लगता था कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ। तो एक टाइम पे वो बहुत बोरिंग हो गया था। और एक थैंक यू मैंने लास्ट फिल्म की थी इरफान खान जी के साथ, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसके बीच बीच में मैंने काफ़ी ट्राई किया कुछ अच्छा कंटेंट वाला फिल्म करूँ। जैसे श्री राम राघवन जी के साथ मैंने किया था जॉनी गद्दार, फिर एक छोटी फिल्म की थी संकट सिटी, वो भी नहीं चली थी, पंकज अडवाणी जी थे उसके डायरेक्टर। तो ये सब फिल्में चली नहीं उस टाइम पे, क्योंकि यही सब फिल्में आज नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ बन के आ रही है, तो लोग बैठ के देख रहे हैं। तब उस टाइम पे थिएटर में बन रही थी। और तो यू थिंक कि उस वक्त लोग जो थी या ऑडियंस जो थी उस वक्त तक रेडी नहीं हुई थी इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए? नहीं, जॉनी गद्दार, फिर एक हसीना थी, इतनी अच्छी फिल्म थी, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म वो चली नहीं थी। फिर जॉनी गद्दार भी नहीं चली थी, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत मिला था उसमें। तो उस टाइम पे वो फिल्म एक अलग जोन की फिल्म में मानी जाती थी। ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म है, ये सब जो बन रही है हंगामा वंगामा और ये सब कुछ पैरेलल सिनेमा, पता नहीं कुछ तो नाम दे रहे थे वो लोग, वो है। लेकिन उसको एक सेम सेगमेंट में वो लोग नहीं कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे फिर वो थिएटर में देखने लायक, क्योंकि छोटे एक्टर्स होते थे, नए एक्टर्स होते थे, नए डायरेक्टर्स होते थे, कंटेंट अच्छा होता था। फिर सैफ अली खान को विलन के हिसाब से देखना लोगों को पसंद नहीं था मे बी, तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो कैसे उर्मिला मातोंडकर ने लास्ट में सैफ अली खान का मर्डर कर दिया, तो ये सब उनको होता है ना, बहुत टैबू था बहुत सारी चीज़ों में, तो वो वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे थे। OTT प्लेटफॉर्म जो हम आजकल देख रहे हैं उस पर हमने देखा है कि काफ़ी कंटेंट जो है इस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है जो शायद पहले वाकई नहीं होता था, या अगर होता भी था तो उसकी ऑडियंस बहुत नीश थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल भी हो गया है।
जो गालियाँ हैं या इस तरह का जो कंटेंट है अबव लाइक ओवर द एज ऑफ 21 बहुत ज़्यादा जो है वाइडली अवेलेबल है तमाम वेब सीरीज़ में. आप किस तरह देखते हैं इन वेब सीरीज़ को, और इफ़ यू आर बीइंग अप्रोच्ड बाय समवन के आप इसमें काम करें तो कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन हैं जिसकी वजह से आप जो है इस कंटेंट की तरफ आएंगी या नहीं आएंगी? फिल्में तो तब भी वैसे ही बन रही थी जैसे मुकेश भट्ट महेश भट्ट जी बना रहे थे वैसी फिल्में. किसी किसी का दिमाग में जो है ये सेल करना है सेक्स और गाली गलौज और ये रफ चीज़ें जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी तरह से सेल कर पाएंगे, वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं. और आज के ज़माने में बहुत रियलिस्टिक हो गया है. जैसे हम लोग कभी गुस्सा होता है तो मुँह से गाली निकल जाती है. तो आज का ज़माना भी वैसा ही हो गया. जो शूट करते वो बहुत रियल हो गया है, कैरेक्टर्स बहुत रियल हो गए. तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे वो लोग. लिमिटेशंस कुछ होना नहीं चाहिए. जैसा है रियल लाइफ में, जैसे फ्रस्ट्रेट होकर आप गाली दोगे वैसा आप गाली निकालो, कोई इशू नहीं है. पहले तो बीप हुआ करता था, आजकल तो वो भी नहीं होता है. तो ये सब जब इतना रियल हो गया ना वर्ल्ड, और उनका सिनेमा और उनका जो टीवी शोज़ इतना रियल तरीके से बनाने लगे कि लोग भी बैठ के, और उसी तरीके का ही सब बन रहा है, तो लोग बैठ के घर पे एंजॉय भी कर रहे हैं और एजुकेट भी हो रहे हैं और लाइकिंग भी डेवलप हो रहा है. क्या एक ही चीज़ आप 100 बार दिखाओ किसी को तो वो धीरे धीरे ज़माना एक्सेप्ट कर ही लेता है. लेकिन उसके लिए थिएटर में नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की वेब सीरीज ऑफर होती है जिसमें यू हैव टू डू अ लव सीन, इज इनफैक्ट अ लव मेकिंग सीन, लेकिन वो कंपैरेटिवली फिल्म से डिफरेंट होता है लव मेकिंग सीन, सो आर यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल इस टाइम पे, या यू आर गोइंग टू बी लाइक अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है सो आई कैन डेफिनेटली गो फॉर इट? मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट की डिमांड भी अगर होती है ना तो वो डायरेक्टर के हाथ में होता है, बिना कुछ दिखा के भी बहुत कुछ दिखा दे. लेकिन वो डायरेक्टर का चॉइस होता है कि मुझे दिखाना है. तो जब वो चॉइस हो जाता है दिखाना है, और जो एक्टर का चॉइस होता है नहीं दिखाना है, तो उसमें उस बीच में जो कश्मकश में हमेशा एक्टर की बलि चढ़ जाती है. जबकि मुझे ऐसा हॉलीवुड फिल्म में, काफ़ी सारे हॉलीवुड फिल्में में ऐसे सीन्स है जो लोग शूट करते लेकिन कुछ दिखाते नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखा देते. तो लेकिन वो इधर अच्छा, नहीं है. और आपको लगता है कि डायरेक्टर और अगर मेल एक्टर, लेट्स टॉक अबाउट इन जर्नल, के अगर मेल एक्टर और डायरेक्टर आपस में दोस्त हैं तो डू यू थिंक कि एक्टर की भी अपनी एक से होती है कि इसके अंदर इतने सीन्स ऐड करने हैं या रियली वांट टू हैव दीज सीन्स, या एज अ फीमेल एक्टर आपको लगता है कि ये डायरेक्टर के हाथ में ही है, एक्टर का इसमें इतना इनपुट नहीं होना चाहिए या होता है? अगर एक्टर बड़ा है तो उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है, किसी का सीन उड़ाने का, किसी का सीन ऐड करने का. क्योंकि बहुत सारे इनसिक्योर एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो कि उनके सामने कोई और अच्छा परफॉर्म करे तो उनको बड़ा वो हो जाता है, मतलब थ्रेटन फील करते हैं. हाँ, तो फिर बाद में पता चलता है वो एडिटिंग टेबल पे उनका सीन उड़ा दिया. तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें होती रहती है. अच्छा, सिमिलर एक्सपीरियंस हैपेंड विद यू एज वेल? मैं तो लड़की हूँ, मेरे साथ इतना कंपटीशन नहीं था लोगों का, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे जैसे इरफान खान, फिर के मेनन, इन जैसे बहुत सारे लोगों के सीन्स कट हुए बहुत सारी फिल्मों में. इरफान खान एंड के मेनन, फिनोमिनल एक्टर्स. उस टाइम पे तो पंकज त्रिपाठी नहीं थे, लेकिन जैसे ये सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इनके सामने कोई भी इनसिक्योर हो जाता है. एक होता है स्टार, एक होता है एक्टर. बहुत कम स्टार्स होते हैं जो कि अच्छे एक्टर्स होते हैं, और बहुत एक्टर्स होते हैं जो स्टार नहीं है लेकिन सिर्फ एक्टर्स है. तो स्टारडम ऐसा चीज़ है कि उनके सामने कुछ भी चीज़ आए तो वो इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन जो अच्छे एक्टर्स है वो इनसिक्योर नहीं होते. उनको पता है कहीं ना कहीं वो हमेशा चमक जाएंगे. तो लेकिन वही स्टारडम के चक्कर में बहुत सारे एक्टर्स की बलि चढ़ी है. बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें कौन से ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक साथ में हैं एंड यू टॉक टू देम ओकेजनली, या मिलती हैं आप अक्सर उनसे? एनी ऑफ द को स्टार्स एज वेल? सच तो कोई नहीं है, लेकिन मैं रितेश के साथ अभी भी टच में हूँ. कभी कभी मैं बात करती हूँ और कभी कभी इवेंट्स में भी मिलती हूँ. गाइडेंस भी लेती हैं कभी किसी से? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए होता है तो मैं रितेश को मैसेज करते हैं, और वो हमेशा उनके तरफ से जितना भी कैपेसिटी में वो कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं. ओके. और सलमान के साथ भी मैंने एक इवेंट में मिली थी अभी 2-3 महीना पहले, नहीं 2-3 महीना पहले, एक साल पहले आई थिंक. कुछ बॉम्बे में इवेंट था, किसी पॉलिटिकल इवेंट. तो इवेंट्स में तो हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही लोग दोस्त बन सकते हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. जैसे अभिषेक और फरहान अख्तर में भी. हाँ, फरहान अख्तर, अभिषेक, फिर उदय चोपड़ा, ये सब बचपन के दोस्त हैं. तो ये दोस्ती जो है बचपन की दोस्ती या ये सब चलती है, लेकिन एक फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद जो आपके दोस्त बनते हैं वो सिर्फ गिव एंड टेक के लिए बनते हैं. जब तक फ़ायदा है तब तक दोस्त रहते हैं, जब तक फ़ायदा नहीं है, जब फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तब शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये एक बहुत ही
फैक्ट है जो मैंने देखा है। और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, आजकल लाइफ में भी ऐसा ही हो गया है। तो लाइफ में भी सब मतलब की दोस्त है। आई थिंक जो वो क्रूशियल ईयर्स होते हैं ना चाइल्डहुड के, स्कूल कॉलेज के, वो जो दोस्ती होती है वही लंबी टिकती है। उसके बाद कोई दोस्त ऐसा नहीं बनता। एक्सेप्शनल केस में बन सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन मोस्टली 80% रिलेशनशिप्स उस पर ही बेस्ड है कि क्या गिव एंड टेक है। टुवर्ड्स द एंड रिमी, एनी रिग्रेट्स बीइंग इन बॉलीवुड? रिग्रेट, हाँ थोड़ा बहुत रिग्रेट है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे मैं और थोड़ा ज़्यादा बेटर हैंडल कर सकती थी सिचुएशंस को और रिलेशंस को, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि पता नहीं, एक तो एज भी था मेरा, एज भी कम था, और वो आर्ट भी नहीं है मेरे में। मैं बहुत या तो इस पार हूँ या तो उस पार हूँ। तो मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहती हूँ, लेकिन जब तक वो क्वालिटी मेरे में डेवलप नहीं होती, अभी तो थोड़ी बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मैं और ज़्यादा बेटर हैंडल कर सकती थी, लेकिन मेरे इस नेचर की वजह से मैंने काफ़ी चीज़ खोया है। तो बस वही है। लेकिन अगर डेस्टिनी में लिखा है जो आपको उतना ही मिलता है, मे बी मैं उसके लिए बनी नहीं थी। उसके बाद मैंने एक फ़िल्म बनाई थी बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, मनोज बाजपेयी जी के साथ, जिसको नेशनल अवार्ड मिली थी। तो आई थिंक वो उसमें बिज़नेस में ऊपर वाला चाहता है कि मैं बिज़नेस करूँ फिल्म में, एक्टिंग में शायद नहीं करूँ। तो अभी दूसरा होम प्रोडक्शन में हमारा काम चल रहा है। अगर वो हो गया तो नेक्स्ट ईयर तक कुछ अनाउंसमेंट आने का चांसेस है। अच्छा, इन फ्यूचर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होता हुआ देख सकते हैं आपके जो फैंस हैं? बिल्कुल, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत मैं दिलचस्पी रखती हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, और इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगी जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में की थी। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपकी इंक्लिनेशन है इस टाइम पे? अभी तो आई थिंक बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आना चाहिए ऐसा, तो मैं वेट करूँगी। फिर वही गलती नहीं करूँगी, कॉमेडी फिल्म से एंटर नहीं करूँगी, तो फिर पूरी ज़िंदगी कॉमेडी फिल्म करते रहना पड़ेगा। तो मैं जब भी एंटर करूँगी किसी अच्छे चीज़ के साथ, अच्छे सोर्स के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ एंटर करूँ, बस वही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा फिर। चलें, वी रियली होप यू बेस्ट ऑफ लक रिमी। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं 5 साल से आपको बोल रही हूँ कि आप इतने हैंडसम में थैंक यू। और आप इतना अच्छा बोलते हैं। आप जब भी मैं आपका स्टोरी देखती हूँ, मैं सिर्फ आप ही की बातें सुनती रहती हूँ, और आपके सामने कोई और मुझे नज़र ही नहीं आता। दूसरी बात, मैंने पहली बार आपके साथ काम किया इस टेक्सास लीग में, और अभी मुझे पता चला कि ये गुड लुक्स के पीछे और भी आपका दिमाग जो है वो भी बहुत एकदम मल्टीटास्किंग है। आप सबका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हो, सब काम का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हो। एक टाइम पे 10 काम आप बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो, और आपने इतना अच्छा एक सुपर लीग का शुरुआत कर दिया है, और फाउंडेशन अच्छा दे दिया है लोगों को। ये आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। Thank you Rimi for being part of it, and thank you for coming on a very short notice। पहले तो गुड लुक से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट मेरा और भी ज़्यादा बढ़ गया आपके लिए, और मैं चाहती हूँ कभी आपको मौका मिले तो आप एक्टिंग भी करो। ज़रूर एक्टिंग भी करेंगे, और जब आप पॉलिटिशियन बन जाएंगी तो आपने हमें वीज़ा भी देना है इंडिया का, ताकि हम वहाँ पे आएँ एंड हम ज़रा आपके साथ वो रेड बत्ती वाली गाड़ी में भी घूमें, फाइट एम्बेसडर में, जितनी मूवीज़ में हमने देखी हैं। डन। थैंक यू वंस अगेन रिमी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड आई नो कि हमने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं रिमी से, लेकिन ये भी एक ट्विस्ट हो सकता है, क्या पता आपको रिमी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिले, एंड वील ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। यूएस में नहीं तो यूएई में या फिर इंडिया में ही हम जाके कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, एंड इफ़ वी हैव मिस्ड एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हमें डेफिनेटली ईमेल पे या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बता सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ सेपियंस एक्सपीरियंस। टिल देन, take care.